लोग जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे उस क्रम में हम लोग पिछले क्लास तक महाभारत काल तक पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हमको महाभारत काल से आगे पढ़ना है और महाभारत काल के आगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा जाता है बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। तो इस बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जानकारी मिलती है इसी को हम जानेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती हमको बौद्ध धर्म ग्रंथ से, है ना। बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय व अवदान शतक। अवदान शतक और हेनसांग जो चीनी यात्री है हेनसांग, उसकी रचना CUT। इन तीनों से हमको छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इन तीनों से ये ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ का राजा था विजयस। इसी के कहने पर गौतम बुद्ध जो है छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। इसी के कहने पर गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। ऐसी जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय, अवदान शतक और हेनसांग की रचना किससे मिलती है? CUT से मिलती है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी मिलती है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था आनंद प्रभु। जिनका नाम क्या था? आनंद प्रभु। इन्होंने अभी वर्तमान महासमुंद के सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटीर विहार का निर्माण किया। आनंद कुटीर विहार का क्या किया है? निर्माण किया, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक जानकारी है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्ध भिक्षु थे आनंद प्रभु, उन्होंने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटीर विहार का क्या किया है? स्थापना किया है। इसके अलावा जो महासमुंद का तुतुलिया आश्रम है वहां पर मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही बिलासपुर में भी हमको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो आपको दो जगह याद रखना है, एक कौन सा? तुतुलिया आश्रम, तुतुलिया आश्रम, और दूसरा रखना है बिलासपुर। यहाँ से भी हमको बौद्ध धर्म से संबंधित क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म के बारे में छत्तीसगढ़ से प्रमुख रूप से इस प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बाद अब हम चलते हैं कौन से धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र से। किससे मिलता है? भगवती सूत्र से जानकारी मिलता है, जो कि एक जैन धर्म ग्रंथ है। और इस भगवती सूत्र से पता चलता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास एक महाजनपद था जिसका नाम था कोशल। जिसका नाम क्या था? कोशल महाजनपद था। और ये कोशल महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल। उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है इसी दक्षिण कोशल का क्या था? हिस्सा। क्लियर है? इसी दक्षिण कोशल का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ था। और इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जैन धर्म ग्रंथ के तीर्थंकरों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे जांजगीर चांपा जिले का, जांजगीर चांपा जिले का जो अब कौन से जिले में आ गया है? शक्ति जिले में आ गया। पहले जांजगीर चांपा जिला पढ़ते थे, अभी शक्ति जिला पढ़ते हैं। गुंजी, शक्ति जिला में कौन सा जगह है? गुंजी, जिसको दमाऊ दरहा भी कहा जाता है। दमाऊ दरहा, यहाँ से दो तीर्थंकर, है ना, दो तीर्थंकर के बारे में जानकारी मिलती है। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में जानकारी मिलती है ना। इसके अलावा जो 5वें तीर्थंकर शक्तिनाथ के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्लियर है? इसके अलावा बस्तर का है भाटा बुआ, बस्तर का भाटा बुआ, जहां हमको 16वें तीर्थंकर, है ना, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? बस्तर के भाटाबुआ से, बस्तर के भाटाबुआ से मिलता है, ठीक है। दुर्ग के नगपुरा से, दुर्ग के नगपुरा, दुर्ग जिला में कौन सा शहर है? नगपुरा। यहाँ से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि जैन धर्म के कौन से गुरु थे या कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर। यह है रायपुर जो जिला है, रायपुर जिला, उसका शहर है आरंग। रायपुर जिला का कौन सा शहर? आरंग। यहाँ से
24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्लियर है? तो जैन धर्म के बारे में ये जानकारी उनको छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त होती है। क्लियर है? इसके जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भारत में प्रचार प्रसार चल रहा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, तो उस समय जो भारत है वो 16 महाजनपदों में क्या हुआ था, बटा हुआ था, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा काल, महाजनपद काल। जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था उस समय को कहा जाता है महाजनपद काल। काल पढ़ेंगे आप, महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल ये कब के समय को कहा जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के समय में जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है हमको बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती शुद्ध, जैन धर्म ग्रंथ भगवती शुद्ध, इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय भारत जो है वो 16 महाजनपदों में क्या हुआ था, बटा हुआ। क्लियर है? उन 16 महाजनपदों में एक जनपद का नाम था चेदी महाजनपद। एक जनपद का नाम क्या था, चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। जिसकी राजधानी क्या होती थी, शक्तिमती। और ये माना जाता है कि यही चेदी महाजनपद आगे चलकर अभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ से क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। और इसी छत्तीसगढ़ महाजनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, है ना। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो इसी छत्तीसगढ़ महाजनपद के अंतर्गत आता था। और कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ का, वर्तमान छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो है अवंती महाजनपद के अंतर्गत भी आता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, उज्जैन। क्लियर है? इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था अवध, है ना, जिसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे कहाँ, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी शॉर्टकट समझते हैं कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो छत्तीसगढ़ महाजनपद का हिस्सा था। ये छत्तीसगढ़ जो महाजनपद है आगे चलकर अभ्रंश होकर क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो है वो अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था वो था मगध। कौन सा था, मगध। ठीक है, मगध था। और इस मगध महाजनपद से ही भारत में साम्राज्य का विस्तार या साम्राज्य बनना क्या हुआ, चालू हुआ, राजा बनना चालू हुआ। और राजा जो लोग थे वो ये यहाँ मगध के जो राजा थे वो दूसरे महाजनपद को जीतना चालू कर दिए, है ना। और इसी मगध में एक वंश आया जिसका नाम था मौर्य वंश, है ना, जिसकी स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे जो भारत था या वर्तमान जो भारत क्षेत्र या अखंड जो भारत बोलते हैं, है ना, उस पर शासन करने वाला पहला राजा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था कौन, सम्राट अशोक। कौन था, सम्राट अशोक। तो उस सम्राट अशोक के जो साक्ष्य है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो इस महाजनपद काल के बाद अब हम पढ़ेंगे किस काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल या मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य काल या मौर्य वंश में हमको किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखना प्रारंभ करवाया था, है ना। और इसका अभिलेख मिला है सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी पर जो जोगीमारा की गुफा है, यहाँ पर जो हमको सम्राट अशोक के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। जोगीमारा की गुफा में सम्राट अशोक के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जिसकी भाषा है पाली। जिसकी भाषा कौन सी है, पाली। और उसकी लिपि है ब्राह्मी। उसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। ठीक है, जैसे देखो ये मैं लिख रहा हूँ कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा। और लिख रहा हूँ लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। उसी तरह सम्राट अशोक का अभिलेख मिला है सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी के जोगीमारा की गुफा में, जिसकी भाषा क्या है, पाली, और लिपि क्या है, ब्राह्मी। इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर एक और गुफा है जिसका नाम है सीता बेगरा की गुफा। क्या नाम है, सीता बेगरा की गुफा। सीता बेगरा की गुफा। इस सीता बेगरा की गुफा को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है, प्राचीनतम नाट्यशाला। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौर्य वंश के समय पर एक यहाँ पर नर्तक था जिसका नाम था देवदत्त, है ना, जो सुतनुका नाम की एक देवदासी थी। देवदासी थी मतलब वो पूजा पाठ करने में लगी रहती थी सुतनुका। उसके प्रेम पर प्रेम प्रसंग का गाथा यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके याद में देवदत्त जो है यहाँ पर नृत्य करता था, इसीलिए विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा गया है जिसको सीता बेगरा की गुफा। क्लियर, इतना याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा इस मौर्य काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहां से? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से। सिक्के और मुद्रा दोनों प्राप्त हुए, ठीक है, दोनों में अंतर समझ लेते हैं, सिक्का और मुद्रा। जो लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? मुद्रा, ठीक। और सिक्का क्या होता है? जो सामान्य जो सिक्का होता है वो क्या होता है? सिक्का। जैसे समझते हैं अभी वर्तमान में भारत में किसी भी चीज को लेने देने की जो कानूनी मान्यता प्राप्त जो चीज है वो क्या है? रुपया। तो रुपया का जो सिक्का है वो क्या कहलाएगा? मुद्रा कहलाएगा। क्लियर है। और जो हम लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन पूजा करने के लिए सिक्का लेते हैं, है ना, चांदी का, तो वो केवल क्या कहलाएगा? सिक्का कहलाएगा। तो सिक्के और मुद्रा में अंतर समझ में आया? तो कहां से मिले हैं सिक्के वो देखते हैं। तो सिक्के प्राप्त हुए हैं जांजगीर चांपा के अकलतरा से, जांजगीर चांपा के अकलतरा से। इसके अलावा शक्ति जिला जो अभी बिलासपुर जांजगीर चांपा से अलग होकर बना है शक्ति, यहाँ के ठठारी से, रायगढ़ से अलग होकर नया जिला बना है सारंगगढ़। सारंगगढ़ के कहां से? बारगांव से और बिलासपुर से। यहां से हमको मौर्यकालीन क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। जबकि रायपुर के तारापुर और उडेला, तारापुर और उडेला से हमको मौर्यकालीन मुद्रा क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। तो सिक्के कहां से प्राप्त हुए बोलेंगे तो जांजगीर चांपा के अकलतरा से, शक्ति जिला के ठठारी से, सारंगगढ़ जिले के बारगांव से और बिलासपुर से हमको मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और मौर्यकालीन मुद्रा प्राप्त हुआ है रायपुर के तारापुर और उडेला से। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मौर्यकालीन सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, तो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है कहां से? अकलतरा से। तो सबसे ज्यादा सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है? अकलतरा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में बताया था कि मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तुतुरिया आश्रम से प्राप्त हुए हैं ना। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तुतुरिया से प्राप्त हुए हैं। तो इतनी जानकारी मौर्य काल के बारे में हमको कहां पढ़नी है? छत्तीसगढ़ के इतिहास में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम को आज मौर्य काल तक रोकते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना।